विमल पोलो जुबा केसरी, हर पल मनाओ केसरी त्योहार। शुक्रिया मानक भाई। सबसे पहले तो मैं मुस्कुरा इस बात पे रहा हूं कि आपने लिखा है सरकार की हार। सरकार हारी थोड़ी है भैया, सरकार जीती है। यही तो सरकार चाहती थी। खेल सारा हो क्या रहा था पिछले 16 दिन से? ये मैंने कहा था, एक जमाने में थ्योरी होती थी मैन्युफैक्चर्ड कॉन्सेंट। बहुत फेमस थ्योरी थी कि कैसे सत्ता अपने पक्ष में सहमति बनवाती है। लेकिन इससे पिछले कुछ दिनों में मैंने एक नई थ्योरी देखी है, यह है मैन्युफैक्चर्ड डिसेंट। सरकार खुद अपना विरोध कैसे करवाती है ताकि उसको पांव खींचने में आसानी हो। मैंने आज नहीं, 2-3 दिन से मैं कह रहा हूं कि यह मैन्युफैक्चर्ड डिसेंट है, क्योंकि इस बिल का विरोध करने वाले अधिकांश लोग सरकार के घोर समर्थक हैं, मोदी जी के घोर भक्त हैं। और अगर वो विरोध करें तो आप समझ लीजिए विरोध बाहर से नहीं आ रहा, विरोध अंदर से आ रहा। पहली बात तो मैं ये कहना चाहता हूं। मुझे ये जरूर साथ में दर्ज करना चाहिए कि मैं हियरिंग को सुन नहीं पाया। मैं इस वक्त दिल्ली में नहीं हूं, फॉलो नहीं कर पाया। आपसे ही मैंने जो बातें सुनी हैं वो अभी सुनी है। हाँ, ये खबर आई थी स्टे वाली, तो अभी आदेश मैंने नहीं देखा है। केवल आपसे जो बातें सुनी है चर्चा के बारे में, उसके आधार पर मैं टिप्पणी दे रहा हूं। पहली बात तो ये कि मुझे कतई हैरानी नहीं है। हैरानी नहीं है क्योंकि मैंने 2-3 दिन से मैं कह रहा था कि देखिए, अब सरकार खुद इस पे पांव खींचने का कोई बहाना ढूंढ रही है, और ये सब इसलिए होगा ताकि सरकार बाद में इससे हाथ झाड़ सके। आज कोर्ट में क्या हुआ मैं नहीं जानता। मेरी रुचि इसमें नहीं है कि इंदिरा जयसिंह ने क्या कहा। इंदिरा जयसिंह ने तो कहा ही होगा, वो तो मतलब, पर वो प्राइवेट है। मेरी रुचि ये जानने में है कि क्या यूजीसी ने, यानी कि सरकार ने, क्या स्वयं इस रेगुलेशन को कायदे से, गंभीरता से डिफेंड भी किया कि नहीं किया कोर्ट। असली सवाल ये है। इससे आपको पता लगेगा कि खेल क्या हो रहा था। तो इसलिए मैं हैरान नहीं, हैरान हूं 2-3 चीजों की वजह से। नंबर एक, कि जैसा आप जानते हैं कि ये नए वाला जो रेगुलेशन है, ये यूजीसी ने कोई अपने आप नहीं किया था। ऐसा नहीं है कि अचानक यूजीसी के हृदय में सामाजिक न्याय के प्रति कुछ विशेष उमड़ आया हो और उसके कारण उसने ऐसा किया था। यूजीसी ने ये सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पे किया था ये काम। और हैरानी की बात यह है मानक भाई कि सुप्रीम कोर्ट की जिस बेंच में अंतिम सुनवाई हुई, वो जस्टिस सूर्यकांत की बेंच थी। तो एक तरह से यूजीसी ये कह सकती थी, मी लॉर्ड माई बाप, आपने ही तो हमसे करवाया और आप ही अब हमें बता रहे हैं कि इसमें क्या गलती है। तो मैं इसलिए थोड़ा सा हैरान हूं, पर हो सकता है मैं पूरी तकनीक इसकी जान ना पाया हूं, क्योंकि जैसा मैंने कहा, कोर्ट की हियरिंग मैंने सुनी नहीं है। दूसरा, मैं हैरान इस बात पे हूं कि ये चर्चा, मुझे लगा जो आपने जो कुछ बताया, क्या हम इस देश के संविधान पर नए सिरे से चर्चा करना चाहते हैं? क्या हम इस देश में सामाजिक न्याय की अवधारणा पर नए सिरे से चर्चा करना चाहते हैं? वो भी हो सकती है, करनी चाहिए। अगर हम ये चर्चा करना चाहते हैं कि क्या रिजर्व कैटेगरी के लोग अब अमीर हो गए हैं, नहीं हो गए हैं, वैसे जो भी लोग ऐसी बातें करते हैं उनको जातिगत जनगणना की मांग करनी चाहिए, क्योंकि उससे दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा। लेकिन ये जो मैं सारी चर्चा सुन रहा हूं, ये चर्चा तो यूजीसी के रेगुलेशन के बारे में नहीं है। ये चर्चा तो इस देश में सामाजिक न्याय होना चाहिए कि नहीं, इस देश में जाति कोई वास्तविकता है कि नहीं, क्या इस देश के संविधान में जो एंटी डिस्क्रिमिनेशन क्लॉज है वो होने चाहिए थे कि नहीं। कुछ ऐसी चर्चा मुझे सुनाई दे रही है। उम्मीद है कि मैं गलत होऊंगा। वैसे एक राज और बता दूं कि मुझे 2012 के रेगुलेशन को दोबारा आने से खुश होना चाहिए, क्योंकि उसे बनाने वाली कमेटी में मैं था। उस समय मैं यूजीसी का मेंबर था। 2010-11 में मैं यूजीसी का मेंबर था, और उस जमाने में यूजीसी पे मुझे, मतलब, सोशल जस्टिस का कुछ भी होता था, अरे तो योगेन का मामला है, इसका डिपार्टमेंट है, इसको पकड़ा दो, वो हुआ करता था। तो मैं इसकी प्रक्रिया से जुड़ा रहा हूं, और इसलिए मुझे तो खुशी होनी चाहिए कि भाई पुराने वाला लागू हो गया, नए वाला नहीं हुआ। लेकिन सच बात यह है, देखिए सारा खेल हुआ क्या। हमारे यहाँ पे पिछले 5-10 दिन से इतनी अनपढ़ किस्म की बहस हो रही है। अच्छा हुआ आपने 2-4 चीजों का हवाला दिया। ये जो 26 का कानून, ये रेगुलेशन आया है, ये कोई अपने आप नहीं आया। हाँ। 2 माएं सुप्रीम कोर्ट में गईं, और वो कौन मां थी? एक रोहित वेमुला की मां, जिसने हैदराबाद यूनिवर्सिटी में आत्महत्या की थी। दूसरी पायल तड़वी की मां, जिस आदिवासी बच्ची ने मुंबई के मेडिकल कॉलेज में आत्महत्या की। और दोनों माओं ने कहा हमारे बच्चे के साथ जो हो गया अब और किसी बच्चे के साथ ना हो। वो कोर्ट कचहरी में गई 2019 में,
कोर्ट में यूजीसी ने दिखाया कि नहीं, हमारे पास तो रेगुलेशन है, जो रेगुलेशन हमने बनाए थे 2012 में। पहली बार भारत के इतिहास में उच्च शिक्षा में ये नियम आए थे 2012 में, उन्होंने दिखा दिए। कोर्ट ने कहा कि हां, ये नियम भले ही होंगे, नंबर 1 ये नियम लागू नहीं हो रहे हैं, नंबर 2 इन नियमों में भी कमजोरी है। ठीक है। और इन नियमों को बनाने वाले व्यक्ति की हैसियत से मैं कह सकता हूं कि सुप्रीम कोर्ट के ऑब्जर्वेशन सही थे, नियमों में कमजोरी थी, और सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आपको इसका संवैधानिक ढांचा मजबूत करना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट के स्पष्ट निर्देश थे इन तीन चार चीजों के बारे में। नंबर 1, यूजीसी ओवरसाइट क्यों नहीं करती, आपने इंस्टीट्यूशन पे क्यों छोड़ दिया है। नंबर 2, इसकी अपील जो है वो संस्था के अंदर ही क्यों है, संस्था के बाहर अपील क्यों नहीं होती। नंबर 3, आप टाइमलाइन क्यों नहीं बनाते। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा था भाई, इसलिए करना पड़ा। और उसके बाद अब सुप्रीम कोर्ट को ही इस पर ऐतराज है, तो मतलब का जरूर कोई गहरी कानूनी बात होगी जो मैं नहीं समझ पा रहा हूं। लेकिन एक इसका राजनीतिक निष्कर्ष कोई निकाल सकता है। राजनीतिक निष्कर्ष ये कि कोर्ट के आदेश पर मजबूरी में जो काम मन मार के इस सरकार को करना पड़ा, उसका रास्ता मैं 2-3 दिन से कह रहा था कि मन मार के काम किया है, देखो कोई ना कोई रास्ता निकालेंगे। मगर ये रास्ता सुप्रीम कोर्ट के जरिए खुल गया, इससे मुझे थोड़ी हैरानी पर योगेंद्र जी, लेकिन कोई बात। हाँ, ये भी तो सच है ना योगेंद्र जी, सिर्फ बीजेपी नहीं, कांग्रेस, समाजवादी पार्टी, आरजेडी, जेडीयू, सारी पार्टियां इस पर मुद्दे पर खामोश, एकदम सन्नाटा। टीवी डिबेट देख लीजिए, सोशल मीडिया देख लीजिए, मीडिया देख लीजिए, कैमरा देखकर भाग जा रहे हैं नेता, बोलने को तैयार नहीं है। इसका मतलब योगेंद्र जी सिर्फ बीजेपी को यह कहना कि उन्होंने ये मैन्युफैक्चर डिसेंट करवाया और सुप्रीम कोर्ट से अपना उल्लू सीधा करवाया, ये ज्यादती नहीं है? मैं ये नहीं कह रहा कि सुप्रीम कोर्ट से बीजेपी ने अपना उल्लू सीधा करवाया, मतलब ये आपकी भाषा है। कल को ये लोग हो जाएगा तो साहब आप मेरा कंटेम्प्ट करवा देंगे, मतलब आपका तो कुछ नहीं जाएगा। हाँ। मैं केवल इतना कह रहा हूं कि बीजेपी को मन मार के जो करना पड़ा, उससे मुक्ति का मार्ग चाहिए था, और सुप्रीम कोर्ट ने वो मार्ग दे दिया। अब मैं नहीं जानता कैसे हुआ, आप मतलब बाकी पार्टियां क्यों चुप है जी? बाकी पार्टियां क्यों चुप है? वो इसलिए चूंकि हमारे देश में सामाजिक न्याय की राजनीति इतनी खोखली हो चुकी है। सच बात यह है कि पार्टियों के पास भाषा नहीं है, ऐसे मुद्दे पे वो सिर्फ बैठ के तौल कर रहे होते हैं, अरे इतना ओबीसी का वोट, इतना सवर्ण का वोट, अरे इसका वोट चला जाएगा। बीजेपी भी माशारत्ती तोला कर रही है, विपक्ष भी कर रहा है, क्योंकि एक जमाने में सामाजिक न्याय के सवाल पर सैद्धांतिक रूप से खड़े होने वाले लोग, जिन्हें लगता था चुनाव में फायदा हो नुकसान हो, मुझे तो ये बात कहनी है, वैसे लोग बचे नहीं है हमारी राजनीति में। बहुत दुख की बात है। हाँ, योगेंद्र जी, लेकिन ईमानदारी से ये तो आप मान रहे हैं ना कि 2012 में आपने जो नियम बनाए थे उनमें कमी थी, कमजोर थे वो। आपने भी तो ओबीसी को उसमें शामिल नहीं किया था, और आपने भी तो वो क्लॉज डाला था ना, अगर गलत शिकायत की तो उस पर सजा होगी, शिकायत होगी। 2 चीज मैं कह दूं, एक तो आपके शो पे हमेशा ईमानदारी से बोलता हूं, आज ही नहीं। नंबर 2, उस रेगुलेशन में कमी थी, बिल्कुल सही है, मगर ये पेनल्टी वाला क्लॉज नहीं था। ये पेनल्टी वाला क्लॉज कहां आया? ये जब यूजीसी ने कोर्ट के कहने पर रिवाइज्ड रेगुलेशन का ड्राफ्ट डाला 2025 में, उसमें वो क्लॉज था। अच्छा। और वो थोड़ा खतरनाक किस्म का क्लॉज था, वो बहुत ही शरारतपूर्ण क्लॉज था, जिसको अंतिम ड्राफ्ट से बाहर निकाल दिया गया। ये 2012 में नहीं था, जहां तक मुझे ध्यान आता है, हालांकि अब काफी वक्त गुजर गया है। लेकिन पेनल्टी वाले क्लॉज से क्या होता है कि फिर तो आप पीड़ित को प्रताड़ित करना शुरू कर देते हैं। हाँ। इसलिए उस क्लॉज को, वो ड्राफ्ट में आया था 2025 में, जिसको सार्वजनिक किया गया था, उसको ड्राफ्ट से बाहर निकाल दिया गया। ठीक है। लेकिन हाँ, जो हमने 2012 में बनाया था उसमें कमियां थी, पर याद रखिए, देश के इतिहास में पहली बार डिस्क्रिमिनेशन नामक शब्द का इस्तेमाल करके कोई नियम 2012 में बने थे, तो मुझे गर्व है कि मैं उससे जुड़ा था। ठीक है। उसमें कमी रह गई, उसको सुप्रीम कोर्ट ने ठीक करने का आदेश दिया, मुझे बहुत खुशी है। सुप्रीम कोर्ट अपने ही आदेश पे कायम नहीं रहा, कम से कम आज, इसका मुझे थोड़ा अफसोस है। लेकिन मुझे एक सवाल और, सुप्रीम कोर्ट न्याय करेगा। ओके, एक सवाल और बस। क्या ओबीसी समाज ने कभी एससी एसटी समाज का शोषण नहीं किया? क्या एससी एसटी के तो लोग कहते हैं कि हमें सब दबाते हैं, ओबीसी वाले भी दबाते हैं, जनरल कास्ट वाले भी दबाते हैं। प्रश्न की बात क्या है? देखिए, बाबा साहब अंबेडकर ने ग्रेडेड इनइक्वालिटी एक शब्द इस्तेमाल किया था, जिसका मतलब है कि इस देश में दलित समाज के भीतर भी छुआछूत होती है, वहां भी ऊंच नीच का सवाल है।
और अगर आप अखबारों में दलितों पर अत्याचार की खबर पढ़ें तो उसमें आधे से अधिक अत्याचार करने वाली जातियों का नाम ओबीसी होता है। इन तथ्यों से तो इंकार करना, यही तो ग्रेडेड इनइक्वालिटी तो है। फिर खाली फॉरवर्ड कास्ट को, जनरल कास्ट को अपराधी पहले से क्यों मान लिया गया? एससी, एसटी, ओबीसी शोषित और जनरल कास्ट वाले अपराधी? ऐसा कतई नहीं है, ऐसे लोगों ने इसको पढ़ा भी नहीं है। दिक्कत यह है कि इस देश में बिना पढ़े इतनी बहस होती है। देखिए, जब एंटी डाउरी एक्ट बनता है तो उसमें यह नहीं कहा जाता कि अगर मर्द को डाउरी देनी पड़ी तो मर्द को क्या क्या मिलेगा, मान के चला जाता है कि उसके साथ होगा। अगर अमेरिका में रेसेस के बारे में, रेशियल इनइक्वालिटी पे लॉ बनता है तो वो लॉ ये नहीं कहता कि अगर व्हाइट व्यक्ति के साथ रेशियल इंजस्टिस हो गया अमेरिका में, अगर आपको महिलाओं के बारे में रेप का लॉ बनता है, दूसरी चीजें बनती हैं। अगर एससी एसटी एट्रोसिटीज एक्ट इस देश में बना है ना, कोई सवर्ण एट्रोसिटी एक्ट नहीं बना ना देश में ना, चूंकि, और ऐसा नहीं कि किसी सवर्ण के साथ आज तक कभी कुछ गलती हुई नहीं होगी, होती है, लेकिन समाज में जो बहुत बड़ी बीमारी होती है उसको पकड़ के कानून बनाए जाते हैं, इसलिए ये कानून। तो जनरल कास्ट का मान लीजिए कोई छात्र है, अगर उसके साथ कुछ होता है तो वो क्या करेगा? फिर वो तो कंप्लेंट ही नहीं कर सकता। नहीं, वो बिल्कुल इस रेगुलेशन के तहत जाके कहेगा मेरे साथ कास्ट बेस्ड इनजस्टिस हुआ है। अगर कास्ट के कारण, तो मान लीजिए मेरी पत्नी ब्राह्मण है, अगर उनके बारे में कोई कहे कि अरे तू ब्राह्मण और तेरे साथ करे, तो वो बिल्कुल इस रेगुलेशन के तहत जाके कह सकती थी मेरे साथ कास्ट बेस्ड इनजस्टिस। कैसे जाएगा? उसमें तो नाम ही नहीं है ना उसका। देखिए, एक तो जनरल प्रोविजन होता है, उसके बाद उसकी डिटेलिंग होती है। डिटेलिंग में आपका नाम नहीं भी है तब भी आप कह सकते हैं कि मेरा जनरल प्रोविजन से मैं कवर्ड हूं। तो जनरल प्रोविजन से बिल्कुल कवर्ड है। अगर नॉर्थ ईस्ट का बच्चा कोई जाता है ये कहते हुए कि मेरे साथ मेरे प्लेस ऑफ रेजिडेंस की वजह से हुआ है, वो भी कर सकता है। खैर, ये कोर्ट की बातें हैं, कोर्ट वाले बेहतर नहीं, एक सेकंड योगेश जी, एक सेकंड, मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, मैं कभी भी आपको किसी पैनलिस्ट से, पॉलिटिकल पैनलिस्ट से, भैया रुकिए एक सेकंड योगेश जी, 1 सेकंड, मैं किसी पॉलिटिकल पैनलिस्ट से आपकी डिबेट नहीं करवाता, क्योंकि मुझे पता है आप वो पसंद भी नहीं करते। अश्विनी दुबे हैं मेरे साथ, सुप्रीम कोर्ट के वकील हैं, क्योंकि आपने लॉ की बात की। जरा 2 मिनट और रुकिएगा। अश्विनी दुबे, क्या योगेंद्र जी सही कह रहे हैं कि अगर नए रेगुलेशंस में भी ट्रेन पकड़नी है भैया, मेरी ट्रेन बस 2 मिनट योगेश जी, 2 मिनट। अश्विनी जी, क्या वाकई जनरल कास्ट का कोई छात्र भी शिकायत कर सकता है क्या नए रेगुलेशंस में? रुक जाइए योगेंद्र जी, अब 2 मिनट सुन ही लीजिए। योगेंद्र जी, ऑब्जेक्टिव 2026 के रेगुलेशन का मैं पढ़ देता हूं, मेरे पास है। टू इरेडिकेट डिस्क्रिमिनेशन and to promote full equity and inclusion among the stakeholders in higher educational institutions। और फिर 3C क्या कहता है? Caste based discrimination means the discrimination only on the basis of caste or tribe against the, only on the basis of, फिर सुनिएगा योगेंद्र जी, only on the basis of caste or tribe against the members of the scheduled caste, scheduled tribes and other backward classes, full stop। Objective to eradicate the discrimination, law to eradicate the caste-based discrimination, including only 3 categories। और फिर जी कहता है इक्विटी कमेटी, और वो इक्विटी कमेटी अगर मानक गुप्ता, अश्विनी दुबे, योगेंद्र यादव साथ में खा रहे हैं और मानक गुप्ता ने यादव जी को यादव जी कह दिया, यादव जी नाराज हो गए, तो यूनिवर्सिटी की इक्विटी कमेटी मानक गुप्ता के खिलाफ एक्शन ले लेगी। तो ऑब्जेक्टिव जो यूजीसी एक्ट का ऑब्जेक्टिव था, कोऑर्डिनेशन, डिटर्मिनेशन, मेंटेनेंस ऑफ स्टैंडर्ड इन हायर एजुकेशन, इन टू रेगुलेट द यूनिवर्सिटीज इन अ मैनर कंसिस्टेंट विद द कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज, फेयरनेस, इक्वालिटी, नॉन डिस्क्रिमिनेशन, उसके कॉन्ट्रेरी 2026 का ये एक्ट। ठीक है, ओके अश्विनी जी। योगेंद्र जी बस एक कमेंट कर दीजिए, उसके बाद योगेंद्र जी को जाना है। बोलिए योगेंद्र जी। अश्विनी जी, मैं बहस से नहीं डरता, मैं वाकई ट्रेन पकड़ना चाहता हूं चंडीगढ़ में। मैं तो आपसे पूरी लंबी बात करने को तैयार हूं मैं, लेकिन आज नहीं कर पाऊंगा। माणक जी, आप दोबारा अरेंज कर दीजिएगा, मैं खुश आराम से तौर पे करूंगा। पहली एक बात ये कि अगर नॉन डिस्क्रिमिनेशन का मतलब है कि आप नाम लेके ये नहीं कह सकते कि एससी एसटी के विरुद्ध अत्याचार को रोकने के लिए, तो मेरे ख्याल में आपका ये भी मानना होगा कि एससी एसटी एट्रोसिटीज एक्ट भी असंवैधानिक है। और ये आज से नहीं, 15 साल से इस देश की, 20 साल से इस देश की यूनिवर्सिटीज का नियम है
कि अपॉइंटमेंट कमेटी में कोई SC ST का व्यक्ति बैठता है डिस्क्रिमिनेशन को रोकने के लिए, शायद आप उसको भी असंवैधानिक मानते होंगे। शायद इस देश के अंदर SC ST के वेलफेयर के लिए जितनी तमाम चीजें बनी वो असंवैधानिक है, बिल्कुल नहीं है। आर्टिकल 14 इस बारे में बहुत क्लियर है। लेकिन आप वकील हैं, मैं आपको सलाम करता हूं, आप आर्टिकल 14 की व्याख्या कर देना और ऑब्जेक्टिव्स आपने पढ़ ही दिए, उसके बाद क्लॉज भी पढ़ देना जो कि एक्चुअली ऑपरेशनल क्लॉज हो। अब मैं माफी ओके चाहता योगेन हूं। जी, थैंक यू सो मच, बहुत धन्यवाद योगेन जी, थैंक यू।